तो हेलो, एक बार फिर स्वागत है आपका यूनिक एस अकेडमी बाय गुल फैमिली राजी में। इकोनॉमिक्स की क्लास चल रही है। इकोनॉमिक्स की मैराथन क्लास है। इससे पहले हम व्यापार घाटा, चालू खाता घाटा, क्या है मौद्रिक नीति, क्या है जीडीपी, क्या है जीएनपी, क्या है प्रति व्यक्ति आय और क्या है प्रति व्यक्ति आय की सही माप, इससे रिलेटेड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे इन्फ्लेशन वगैरह की बात कर चुके हैं इकोनॉमिक्स की इस क्लास के पहले 3 पार्ट्स में। अब ये चौथा पार्ट्स है, आपको पहले 3 पार्ट्स भी देखने चाहिए। अब इससे क्या है कि अगर आप हमारी वीडियो देखते हैं ना, तो हम प्रॉमिस तो नहीं कर रहे, दावा भी नहीं कर रहे, लेकिन वो जो आपको दिक्कत रहती है ना इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में, किताब में क्या पढ़ें और क्या छोड़ें, वो दिक्कत आपकी ख़त्म हो जाएगी। और इस वीडियो को पढ़ने के बाद जब आप इकोनॉमिक्स की बुक्स पढ़ेंगे तो बुक्स आपको जो है और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। और अगर अभी तक भी अगर आप हमारी वीडियो से जुड़े हुए हैं बट चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, या आप हमारी पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। इससे होगा ये कि जैसे ही हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और हमें हौसला मिलेगा। ठीक है साहब, चले तो यहाँ तक हम आ चुके थे। अब बात ये आ रही है कि नेशनल इनकम में क्या क्या नहीं जुड़ता है। ये क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रीय आय में क्या क्या शामिल नहीं होता है या किन किन चीज़ों को नहीं जोड़ते हैं। तो ध्यान रखना, राष्ट्रीय आय में वो चीज़ें हम नहीं जोड़ेंगे जिससे प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं होती है। ऐसी सारी आय, ऐसी सारी इनकम जिससे चालू साल में प्रोडक्शन में कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही है, उसे हम राष्ट्रीय आय में नहीं जोड़ते हैं। जैसे शेयर मार्केट में आपने शेयर लगा दिया, आपके पास वो पैसा था, आपने उसके शेयर खरीद लिए या उसका कोई बॉन्ड खरीद लिया। बॉन्ड माने ऋण पत्र या डिवेंचर, बॉन्ड या डिवेंचर आपने खरीद लिए। तो शेयर, बॉन्ड और डिवेंचर से जो मिली इनकम है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है। इसके अलावा मैं लिखा विदेशों में रह गई, शॉर्ट में लिखा है क्योंकि जगह की दिक्कतें हैं यहाँ पर। विदेशों में रह गई का मतलब ये है कि हमारे देशों की या हमारी कंपनियों की विदेशों से प्राप्त ऐसी आय जो हमारे देश में नहीं आई, विदेश में ही रह गई, वो उस साल की राष्ट्रीय आय में नहीं जुड़ेगी। जो देश में आ गई वो जुड़ेगी, जो नहीं आई वो नहीं जुड़ेगी। ठीक है साहब। इसके अलावा लॉटरी, जुआ, लॉटरी और जुए से जो, जैसे आजकल जो ना ड्रीम11 से टीम बन रही है साहब, उस पर 1 करोड़ कमा लिए, 1.5 करोड़ कमा लिए। हमने भी 15-20 टीमें बनाई, हमें तो समझ में नहीं आया, फिर हमने छोड़ दिया, हमारे पास तो कुछ नहीं आया। तो ड्रीम11 में टीम बना रहे हैं साहब, उससे 1.5 करोड़ मिल गए। तो एक तरह की लॉटरी है ये। जुआ तो मैं नहीं कह रहा क्योंकि इसमें स्किल भी है, तो एक तरह की लॉटरी है। लॉटरी या जुए से जो इनकम होती है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है, क्योंकि बहुत से लोगों का पैसा कभी किसी के पास चला जाता है, वही पैसा जुड़ के फिर जुए में खेलते हैं ना, 4 लोग दिन भर बैठे हैं, तो उसमें एक जो है सबसे जीत के ले गया, लेकिन अगले दिन आके फिर वही सारा पैसा उन तीनों को दे गया। तो उससे कोई नई इनकम पैदा नहीं हो रही है। जुए में खेल रहे हैं 4 लोग, एक बार वो पैसा किसी के पास आ गया, दूसरी बार किसी के पास, तीसरी बार किसी के पास, उससे नेट इनकम नहीं बढ़ रही है। तो लॉटरी और जुए से जो इनकम है वो भी शामिल नहीं होगी। जो भिक्षा से, भीख मांगने से जो इनकम शामिल हो रही है वो भी इसमें शामिल नहीं होगी। इसके अलावा जो घरेलू काम है, घर में हम लोग काम करते हैं ना, अरे हमारी मम्मियाँ बहनें, और अब तो भाई महिला सशक्तिकरण का ज़माना, हम लोग भी घर में काम करते हैं। तो जो घरेलू काम है उससे जो आपको इनकम हो रही है, या घरेलू कामों से जो इनकम होती, वो आपको वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। जैसे मान लीजिए आप छोटे भाई को ट्यूशन पढ़ा रहे हैं, पापा से आपने कहा इसका ट्यूशन 5,000 रुपये महीने का पड़ता है, आप मुझे 2,000 रुपये दो, मैं इसे पढ़ा दूंगी। ठीक है भाई, फायदे का सौदा घाटे का सौदा थोड़ी है। तो पापा ने आपको 2,000 रुपये महीने देना शुरू कर दिए, लेकिन वो आपने अपने घर से ही पाई थी, तो वो इनकम में शामिल नहीं होगी। ठीक है ना, ओके। तो घरेलू काम, इसके अलावा वजीफ़ा माने स्कॉलरशिप, वजीफ़ा पेंशन, वजीफ़ा माने स्कॉलरशिप, छात्रवृत्ति जिसे आप कहते हो, वजीफ़ा पेंशन जो है, पेंशन से मिली इनकम जो है वो नेशनल इनकम में शामिल नहीं होती है। इसके अलावा भंडार का मतलब ये है कि जो आपके पास पिछला माल पड़ा है, पिछले साल का प्रोडक्शन था, मान लीजिए आपने पिछले साल अपने खेत में 10 एकड़ खेत में जो है 200 क्विंटल धान उगाया, 200 क्विंटल धान आपने भंडार में डाल दिया, गोदाम में डाल दिया, उस साल नहीं बेचा आपने, इस साल बेचा, तो वो इस साल की आपकी नेशनल इनकम में काउंट नहीं होगा। आपने अपनी दुकान में कुछ अपने गोदाम में माल डाल लिया था पिछले साल, वो पिछले साल बिका नहीं, वो बचा हुआ माल इस साल बिका, तो वो इस साल की नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगा, वो उसी साल में काउंट होगा। ठीक है साहब, समझे? तो भंडार, या कह सकते हैं पुरानी वस्तुओं की कीमतें भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होंगी। ओके, ठीक है। अब बात आती है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम तसल्ली से लेंगे, समय लेंगे आपको समझाने के लिए कि इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक वृद्धि या आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास। आर्थिक समृद्धि बुक्स में लिखा रहता है अक्सर, आर्थिक समृद्धि, ग्रोथ,
बनाम आर्थिक विकास। आप देखें ना, बच्चा है, बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है, बच्चा धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। ये हष्टपुष्ट 6 फीट का हो गया, जवान हुआ 6 फीट का जवान हो गया, और ये वजन अनीस भाई से भी ज़्यादा। तो 6 फीट का जवान और वजन जो है अनीस भाई से भी ज़्यादा। ओके। और लेकिन बुद्धि एक स्टूडेंट आता था हमारे यहाँ जिसका हमने नाम रखा था सीए। सीए समझते ना, चार्टेड अकाउंटेंट ना। चार्टेड अकाउंटेंट का नहीं, इसका मतलब कुछ और होता है, यहाँ नहीं बताएंगे, जो ज्ञानी लोग हैं वो जानते होंगे। तो उसका हमने नाम रखा था सीए। तो देखने में बहुत हष्टपुष्ट तंदुरुस्त, लेकिन बुद्धि में सीए। तो डेवलपमेंट या विकास नहीं है, वो डेवलपमेंट या विकास नहीं है। विकास तो यह है कि भाई आपका शरीर का विकास भी हो। हाइट 6 फीट की जगह पौने 5 से 5.5 हो जाए चलेगी, है ना। वजन अनीस भाई जितना ना हो, इमरान भाई जितना हो जाए चलेगा, है ना भाई। वजन उतना चलेगा, ठीक है साहब, उतना चलेगा। लेकिन बुद्धि शीतल जैसी हो, है भाई। बुद्धि कीर्ति जैसी हो, बुद्धि गौरी जैसी हो, गीता प्रियंका जैसी हो, बुद्धि गुलफशान तबस्सुम और राबिया जैसी हो, है ना। तो उसको कहेंगे हम डेवलपमेंट या विकास। देखो हमने किसी को भी नाराज़ नहीं करा, है ना, सबको खुश कर दिया है। तो उसको हम कहेंगे, क्या कहेंगे। अच्छा मजे की बात देखो, गर्ल्स का ही नाम लिया, बॉयज़ का नाम नहीं लिया, यहाँ भी आरक्षण दे दिया हमने, है ना। हाँ, तो बुद्धि हो इमरान जी अनीस जी जैसी, बुद्धि हो नाजिम जैसी, बुद्धि हो फुरकान और गौरव जैसी, है ना। तो उसको हम कहेंगे कि हाँ भाई विकास हो रहा है, यानी कि ओवरऑल डेवलपमेंट। उसी तरह से इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब ये है कि आपकी इकोनॉमी में, जीडीपी में, या आपकी अर्थव्यवस्था का आकार कितना बढ़ रहा है, आपके देश में, आपकी अर्थव्यवस्था में पैसा कितना बढ़ रहा है। अब आप देखो, हमारे यहाँ जो है सर्विस सेक्टर तो ग्रो कर रहा है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर पिछड़ रहा है, और जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, इतनी तेज़ी से आगे बढ़ नहीं रहा वो। हमारी जीडीपी में इनकम तो आ रही है, खूब बढ़ रही है ना। और आने वाले समय में हम हो सकता है दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाए। लेकिन देखने वाली बात यह है, क्या अर्थव्यवस्था में सभी क्षेत्रों का समान विकास हो रहा है? जितनी तेज़ी से सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही है ना। या आप देखें कि महाराष्ट्र तो तेज़ी से आगे जा रहा है, गुजरात तेज़ी से आगे जा रहा है, दिल्ली गाजियाबाद तेज़ी से आगे जा रहे हैं, उतनी तेज़ी से बिहार भी आगे जा रहा है, नहीं जा रहा। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सभी का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टरों का अगर समान विकास हो रहा है, ठीक है ना, अर्थव्यवस्था के सभी सेक्टर्स का सभी समान विकास हो रहा है, खेती बाड़ी, उद्योग धंधे, सर्विस सेक्टर सभी तेज़ी से बढ़ रहे हैं, एक समान गति से बढ़ रहे हैं। इसके अलावा उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम मध्य भारत पूर्वी भारत सारे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। उसमें भी क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सवर्ण, क्या दलित, और क्या, हालांकि सवर्ण दलित कुछ होता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी समाज के आपने पैमाने बना लिए हैं। क्या अगड़ी जाति, क्या पिछड़ी जाति, क्या महिला और क्या पुरुष, क्या बच्चे और क्या बालक, सभी का अगर समान विकास हो रहा है तो हम कहेंगे ये डेवलपमेंट हो रहा है। अगर अर्थव्यवस्था बढ़ रही है लेकिन उसका एक ही साइड बढ़ रहा है, अगर उसका एक भी साइज, अगर उस अर्थव्यवस्था का एक भी पहलू पिछड़ा हुआ है तो उसे डेवलपमेंट नहीं कहेंगे, उसे ग्रोथ कहेंगे। जैसे शरीर तो बढ़ रहा है लेकिन बुद्धि नहीं बढ़ रही, या बुद्धि तो बढ़ रही लेकिन शरीर नहीं बढ़ रहा, तो उसे हम विकास नहीं कहेंगे। सर्वांगीण विकास होना चाहिए, हर सेक्टर में ग्रोथ होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, तो अभी बात खत्म नहीं हुई है। तो आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास का जो अंतर हो गया वो ये हो गया। अच्छा, पहले हम लोग क्या करते थे, अपनी इकोनॉमी के डेवलपमेंट का जो पैमाना मानते थे वो मानते थे जीडीपी को, कि भाई जीडीपी बढ़ रही है तो इसका मतलब आर्थिक विकास हो रहा। लेकिन बात फिर आई, नहीं साहब गरीबी तो कम नहीं हुई। इस जीडीपी ग्रोथ का असर क्या हुआ, खेती पर कितना असर हुआ इसका असर रोजगार पर कितना हुआ, इसका असर गरीबी से लड़ने में कितना हुआ, बीमारियों से लड़ने में कितना हुआ, इसका असर बिहार, उड़ीसा, झारखंड जो पिछड़ रहे थे, या बीमारू स्टेट जो पिछड़ रहे थे, वो कितना आगे बढ़े। अगर उन पर भी इसका पॉजिटिव असर पड़ रहा है तो आर्थिक विकास हो रहा, अदरवाइज नहीं हो रहा। समझ रहे ना, तो समझ रहे। तो आर्थिक समृद्धि जो है वो अर्थव्यवस्था के आकार को बताती है, उसमें धन की मात्रा को बताती है, लेकिन आर्थिक विकास जो है वो उस अर्थव्यवस्था की क्वालिटी या गुणवत्ता को बताती है। समझ गए मेरी बात। क्वालिटी या गुणवत्ता माने सर्वांगीण विकास, सभी को विकास में हिस्सेदारी मिल रही है या नहीं मिल रही। समझ रहे हैं। अब बात यहीं पर आके नहीं रुकी, अब भूटान जैसे देश आ गए, बोले भाई आर्थिक विकास का मतलब यही नहीं है कि आपने उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम सबके पास पैसा है, रोज़गार बढ़ रहा है, गरीबी घट रही है, भुखमरी घट रही है, और आपकी जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है यानी कि आप निरोगी जीवन जी रहे हैं, यही नहीं है, इससे आगे भी कुछ है। बोले ना आप प्रसन्न कितने हैं, सुखी कितने हैं, है ना। तो भूटान ने आर्थिक विकास का या देश के विकास का एक नया पैमाना निकाला जिसको कहा गया सकल राष्ट्रीय सुख।
तो इसमें बहुत सारी चीज़ आ रही हैं। आपका पर्यावरण कितना बेहतर है, आप धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से कितना सुखी हैं, कितना आज़ाद हैं, आपको बोलने की कितनी आज़ादी है, राजनीतिक आज़ादी कितनी है, पर्यावरण आपका कितना स्वच्छ है, आपकी जो औसत उम्र है वो कितनी है, मनोवैज्ञानिक रूप से आप कितने खुश हैं, इसी को कहा गया हैप्पीनेस। तो भूटान एक ऐसा देश था जो ले आया सकल राष्ट्रीय सुख। तो प्रसन्नता जो है एक नई धारणा आ गई आर्थिक विकास की। खैर, तो आपसे आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास की बात करेगा तो समृद्धि जो है वो संकुचित विचारधारा है, छोटी विचारधारा है, विकास जो है व्यापक है। आर्थिक समृद्धि जो है पैसे को बताती है, विकास जो है सर्वांगीण विकास को बताती है कि भाई खुशहाली कितनी है। ठीक है, इसी तरह की चीज़ें, कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। ओके, आगे चले। कहाँ थे? यहाँ थे। हाँ, अब अगर आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, आप मनोवैज्ञानिक रूप से संतुष्ट हैं, आप घर से बाहर निकल रहे हो तो आपको किसी चीज़ का कोई भय नहीं है, रात को 12 बजे भी आप खुलेआम घूम सकते हो, आपको किसी का भय नहीं है, किसी तरह की कोई तानाशाही नहीं है, उदारता है, चोरी डकैती चकारी लूट फरेब धंधा कुछ नहीं है, तो आप सुख हैं, आपका देश विकसित है। ये विकास का नया पैमाना है। लेकिन साहब, आर्थिक विकास के लिए या सुख के लिए आर्थिक समृद्धि का होना जरूरी है। आर्थिक विकास है तो इसकी गारंटी ये नहीं है कि आर्थिक समृद्धि भी हो रही है। अगर पैसा है तो विकास होगा, यानी कि जीडीपी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ ज़रूरी है, जीडीपी डेवलपमेंट के लिए जीडीपी ग्रोथ जो है वो ज़रूरी है। ठीक है ना, बिना आर्थिक समृद्धि के आर्थिक विकास संभव नहीं है। ठीक है, तो ये मैंने लाया आपको भूटान। अच्छा, यहाँ पर एक शब्द आता है हिंदू वृद्धि दर। हिंदू वृद्धि दर देख लेना, उसकी मेमोरी अगर फुल हो जाए तो ध्यान करना है, कहीं ऐसा ना हो जाए। तो यहीं पर एक शब्द आता है हिंदू वृद्धि दर। अब ये क्या बोला है? हिंदू वृद्धि दर किसी ने सुना? ये खूब आता है, हिंदू वृद्धि दर क्या है, हिंदू वृद्धि दर क्या? देखो, हमारे देश में नियोजित विकास शुरू हो गया। जैसे हम कल प्लानिंग कमीशन की बात कर रहे थे ना, हमारे देश में नियोजित विकास जो है वो शुरू हो गया। 1951 में पहली पंचवर्षीय योजना आ गई। लेकिन जो हमारी वार्षिक वृद्धि दर थी वो बहुत कम थी। एक अर्थशास्त्री हैं राजकृष्ण, उन्होंने कहा कि 1950 से 1980 तक, इन 3 दशकों में, कौन से दशक हो गए? 50 का दशक, 60 का दशक और 70 का दशक। ध्यान रखना, ऐसे ही पूछ लेता, 50 का दशक, 60 का दशक और 70 का दशक। 1950 से 1980 के 3 वर्षों में भारत की जो औसत राष्ट्रीय आय में वृद्धि रही वो रही 3.5% की, या भारत की वार्षिक जीडीपी ग्रोथ जो रही वो 3.5% की रही, जो कि कम है। उन्होंने इसको बताया था, कम बताया था। इसको उन्होंने कहा था हिंदू वृद्धि दर। अब इन्होंने इसका नाम हिंदू वृद्धि दर क्यों रखा ये मुझे पता नहीं, लेकिन आपसे पूछेगा किसने? राजकृष्ण ने। किन दशकों में? 50 से 70 के दशक में, 3 साल में, 1950 से 1980 तक। ये कॉन्सेप्ट कब दिया? 1981 में दिया। कितनी? 3.5%। अरुण शौरी जो थे, एक और नेता थे ये, अरुण शौरी ने इसको नाम दिया था समाजवादी वृद्धि दर। समाजवादी क्यों? क्योंकि यहाँ तक आते आते जो नेहरू जी का जो समाजवादी दर्शन था वो विकास योजनाओं पर हावी था। अरुण शौरी ने इसको नाम दिया समाजवादी वृद्धि दर। तो ये क्वेश्चन आता है अक्सर। अच्छा, अब इसी से बाद आगे बात करते हैं क्रय शक्ति समता या परचेजिंग पावर पैरिटी। अब ये समता का मतलब यहाँ से तुलना करने से कुछ है। क्या करने से है? तुलना करने से कुछ है। देखिए, आज जैसे हमारे कामगार जाते हैं ना विदेशों में हमारे कामगार जाते हैं तो कैसे पैसा कमाते हैं? एक तो 24 घंटे में से 20-20 घंटे काम करते हैं ना, है ना। एक रूम ले लेंगे, एक रूम में 10-10 लोग होंगे, ऐसा सुना है मैंने। एक रूम में 10-10 लोग होंगे ताकि रेंट कम पड़े, है ना। 10 लोग मिल करके खुद ही खाना बनाएंगे ताकि खर्च कम हो जाए। बाहर घूमने जाएंगे नहीं अव्वल तो, कभी महीने 2 महीने 3 महीने में चले भी गए तो कम से कम खर्च की कोशिश करेंगे। और जब लौट कर आएंगे तो आपके लिए दिल्ली से कपड़े खरीदेंगे। कहाँ से? आपके लिए बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो दिल्ली से खरीदेंगे, वो बताएंगे विदेश से लेकर आ रहे हैं। आप भी खुश, वो भी खुश। क्यों? अगर जैसे हमारे यहाँ से एक बच्चा गया विदेश में, तो शायद सुन भी रहे होंगे। तो हमारे यहाँ से एक बच्चा विदेश में गया तो उसे चाउमीन खाने का बड़ा शौक़ था। उसे चाउमीन, मंचूरियन, चाइनीज़ फूड जो है खाने का बड़ा शौक़ था। आज जब वो विदेश में गया तो 2 महीने बाद उसने अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी आज पहली बार मैंने चाउमीन की प्लेट खाई है यहाँ पर, 2 महीने बाद। और मम्मी चाउमीन की प्लेट जो है वो मुझे यहाँ 500 रुपये की पड़ी। कितने रुपए की? 500 रुपये। सुने मेरी बात, यहाँ पर चाउमीन की प्लेट कितने की? 40 रुपये की।
और वहाँ पे चले जाओगे मल्टीप्लेक्स में तो 80 रुपये ले लेगा आपसे, 100 रुपये ले जाएगा। वही मक्का के भुट्टे के दाने जिसकी आप खड़े होकर खुशबू लेके आ जाते हैं ना, क्योंकि 80 रुपये का टिकट लिया आपने, 250 रुपये के वो मक्का के दाने, तो कौन खाएगा उसे, बस खुशबू लेकर आ जाते हैं, है ना। भैया रेट कितना है, 250 रुपये। छोटा वाला ले लीजिए मैम, 200 रुपये का। अच्छा चलो ले लेते हैं, है ना। पानी की बोतल भी महंगी होती है ना। मल्टीप्लेक्सेस की थोड़ी सी सीमाएँ हैं, मल्टीप्लेक्सेस जो खाली हैं उनके यहाँ चलो टिकट तो 80 रुपये का ले लिया, लेकिन बाकी खर्च भी होते हैं, पार्किंग का पैसा और अंदर कुछ खाने का मन कर रहा है तो चौगुने रेट उसके। 10 रुपये की मक्का, उसमें थोड़ा बटर लगाया, 250 रुपये की। ओह ठीक है साहब, तो कहाँ थे। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर जो 40 रुपये में चाउमीन की प्लेट मिल रही है, वहाँ कितने मिल रही है, 500 रुपये में। लेकिन उसने वहाँ रुपया थोड़ी दिया है। इंग्लैंड में है तो उसने इंग्लैंड में क्या दिया होगा, पाउंड, है ना, पाउंड दिया होगा। कह रहे भाई एक पाउंड जो है वो लगभग 100 रुपये का पड़ रहा है, एक पाउंड जो है वो लगभग 100 रुपये पड़ रहा है। तो अब वो जब वो वहाँ खर्च कर रहा है ना, तो उसने 1 पाउंड वहाँ खर्च करा तो उसे लगा यहाँ पे 100 रुपये खर्च हो गए। एक पेन खरीदने जा रहा तो 1 पाउंड का, भाई 1 पाउंड यार 100 रुपये का पेन ना, भी नहीं खरीदेंगे, है ना। तो हमारा जो रुपया है ना, हमारा रुपया 100 रुपये में 10 पेन खरीदेगा, 100 रुपये में 10 पेन खरीदेगा, और इंग्लैंड में 1 पाउंड 1 पेन खरीदेगा। हमारा रुपया हमारे देश में 500 रुपये में चाउमीन की कितनी प्लेट खरीदेगा भाई, भुकड़ो 12-13 प्लेट खरीद लेगा, है ना। कितनी प्लेट खरीदेगा, 12-13 प्लेट। वहाँ पर वहीं 5 पाउंड, वहीं पर 5 पाउंड जो हैं वो अगर वो 5 पाउंड यहाँ हो, तो चाउमीन की 12 प्लेट, वहाँ पर 1 प्लेट। आपने एक जीन्स खरीदी यहाँ पर 2000 रुपये की, कितने रुपये की, 2000 रुपये की आपने एक जीन्स खरीदी, वहाँ पर 2000 रुपये में आपको एक बनियान मिलेगा, इतने पाउंड में आपको एक बनियान मिलेगा, ऐसा कहा जाता है। यानी कि हमारी मुद्रा की खरीदने की क्षमता और उनके देश की मुद्रा की खरीदने की क्षमता की बात करें तो हमारे देश में हमारी मुद्रा की खरीदने की क्षमता ज़्यादा, हमारे देश में हमारी मुद्रा की खरीदने की क्षमता ज़्यादा है वस्तुओं को, सेवाओं को। उनके देश में उनकी मुद्रा की जो खरीदने की क्षमता हमारी मुद्रा की तुलना में कम है। यही जो हम तुलना करते हैं और इसी तुलना के आधार पर किसी देश की आर्थिक ताकत को या किसी देश की इकोनॉमी की पावर कितनी है, किसी देश की नेशनल इनकम कितनी है, उसको मापते हैं। तो इस पैमाने को कहते हैं क्रय शक्ति समता या PPP या परचेजिंग पावर पैरिटी, ठीक है ना। तो जैसे हमारी जो अर्थव्यवस्था है दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है शायद इस समय, 5वीं या 7वीं है ना, नहीं तीसरी नहीं, शायद 5वीं। हमारी जो अर्थव्यवस्था है इस समय दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। लेकिन अगर क्रय शक्ति क्षमता की बात करें तो इसका स्थान जो है और ऊपर है, ठीक है ना। लेकिन गलत बताने से अच्छा है कि कह देना कि मुझे पता नहीं, एग्जैक्ट डाटा मुझे पता नहीं है तो मैं गलत बताऊंगा नहीं, आप लोग देखना, लेकिन शायद 5वीं है। ओके, हाँ 5वीं। अब यहाँ पर बात आती है आर्थिक वृद्धि दर या GDP ग्रोथ रेट। आपने जाना है, हाँ बॉडी लैंग्वेज से पता चला, जाइए। तो आर्थिक वृद्धि दर, एक बार उधर जाए ना तो इस रास्ते से होकर जाना, देख के जाना क्या हो रहा है ना, ठीक है प्लीज़ है, इस रास्ते से होकर जाना, और कोई ज़रूरी इंस्ट्रक्शन हो तो उनको बता के जाना, ठीक है। तो आर्थिक वृद्धि दर या GDP ग्रोथ रेट क्या होता है, आप 100 रुपये की तुलना कर लेते हैं, लाखों करोड़ों में तो हिसाब लगाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आपके देश की जो GDP थी इस साल, पिछले साल 100 रुपये थी, इस साल 110 रुपये, तो कितने % बढ़ गई, 10% बढ़ गई। पिछले साल 100 रुपये थी, इस साल हो गई 110 रुपये, तो कितने % बढ़ गई, 10% बढ़ गई, है ना। ये GDP ग्रोथ रेट है। आपकी देश की GDP का आपके देश के सकल घरेलू उत्पाद का आकार हर साल या सालाना कितने % बढ़ रहा है, आपकी GDP सालाना कितने % बढ़ रही है, इसी को हम कहते हैं GDP ग्रोथ रेट या आर्थिक वृद्धि दर। देखिए अगर आपकी इनकम बढ़ रही है, भाई पिछले साल आप 100 रुपये कमाते थे, इस साल 120 रुपये कमा रहे, वाह, 20% का बढ़ने का मतलब वाह, है ना, वाह। अब हम लोग शेयर मार्केट में तो है नहीं जहाँ पे एक साल में 400-400 गुना बढ़ जाती है ना। हम लोग तो छोटे मोटे व्यापारी ठहरे। तो अगर पिछले साल इनकम 100 रुपये थी, टोटल टर्नओवर आपका 100 रुपये था, इस साल 110 हो गया, तो ये अच्छा माना जाएगा, यानी कि 10% बढ़ गया। उसी तरह से देश की आर्थिक विकास दर होती है। पिछले साल टोटल GDP का आकार कितना था इन करेंसी में, इस साल कितना है। अगर ये घट रहा है तो हम कहेंगे GDP दर नकारात्मक है, ये बढ़ रहा है तो GDP दर बढ़ रही है। क्योंकि कोविड काल में जब हमारे आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त हो गए थे तो हमारी GDP ग्रोथ रेट तेज़ी से गिर गई थी, लेकिन जब पोजीशन सब पटरी पे आई तो एकदम तेज़ी से बढ़ी। अच्छा यहीं पर एक बात मैं बताया चलूँ, आप कमाते हो 1000 रुपये, कितना कमाते हो, 1000 रुपये।
मैं कमाता हूँ 200 रुपये साल के, ध्यान रखना, मैं साल के 1000 रुपये, आप साल के 1000 रुपये कमाते हो। अच्छा देखो, जब भी आदमी तुलना करता है ना दूसरे से, तो समझदार आदमी क्या होता है, अपने को नीचे रखता है हमेशा, ध्यान रखना। अच्छा ध्यान दिया ना, हमेशा अपने को नीचे रखता, सामने वाले को ऊपर रखता, कभी भी ध्यान देना, समझदार आदमी है ना। और जबकि हो सब कल्पना रही है, लेकिन यह सामने वाला दुखी ना हो जाए, इसी को कहते हैं संवेदनशीलता। क्या कहते हैं? संवेदनशीलता। मुझे रेडियो सुनने का बड़ा शौक था, तो एक फिल्म आई थी अभिमान, उसमें अमिताभ बच्चन और जया भादुड़ी थे लीड रोल में। तो उसमें अभिमान में क्या दिखाया गया है कि अमिताभ बच्चन सिंगर हैं, तो बाद में जया भादुड़ी से उनकी शादी होती है, तो वो भी सिंगर, गाने का शौक था उनको भी, तो फिर वो प्रोफेशनल सिंगर हो जाती हैं अपने हस्बैंड के साथ। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि जो अमिताभ बच्चन है उनकी मार्केट में डिमांड घट जाती है, जया भादुड़ी की मार्केट में डिमांड बढ़ जाती है, यानी कि वो बेहतरीन सिंगर के रूप में स्थापित हो जाती हैं। तो यहाँ पर उन दोनों के बीच में गाने फिल्माए गए हैं। तो जो म्यूजिक डायरेक्टर है उसने क्या किया कि अमिताभ बच्चन जी पे जो गाने फिल्माए गए, किशोर साहब से भी गवाया गाना, एक गाना किशोर से गवाया तो एक किशोर साहब से गवाया, एक गाना मनोहर उदास जी से गवाया तो एक आध गाना रफ़ी साहब से गवाया, अलग अलग गवाए। जया भादुड़ी के जितने भी गाने वो सब लता मंगेशकर से दीदी से गवाए, है ना, भारत रत्न है भाई, उनके सारे गाने जो हैं वो लता मंगेशकर से गवाए। भाई ऐसा क्यों किया आपने? यार ऐसा इसलिए किया क्योंकि फिल्म की थीम ये है कि हीरो की जो मार्केट वैल्यू है वो कम दिखानी है, हीरोइन की ज़्यादा दिखानी है। तो कहीं ऐसा ना हो कि मैं सारे गाने एक ही सिंगर से गवा दूं, तो कल को मार्केट में या सिंगर को ये लगे कि यार मुझे इसमें कम दिखाया गया, इनको ज़्यादा दिखाया गया, तो सारे गाने उन्होंने अलग अलग सिंगर से गवा दिए, एक रफ़ी साहब से तो एक किशोर साहब से तो एक मनोहर साहब से गवा दिया, बाकी सारे गाने उनके। इसे क्या कहते हैं? संवेदनशीलता, सेंसिटिविटी। ठीक है, तो आपकी इनकम 2000 रुपये है, मेरी इनकम 200 रुपये। अगले साल क्या हुआ, ध्यान रखना, आपकी इनकम 2000, मेरी इनकम 200 रुपये। अगले साल मेरी इनकम 300 रुपये। कितने रुपये? 300 रुपये। आपकी इनकम 2200 रुपये, है ना। आपकी इनकम नहीं, आपकी इनकम मान लीजिए 2500 रुपये। आपकी इनकम कितना बढ़ गई अगले साल? हैं, आपकी इनकम 500 कितने % बढ़ गई? 500 2000 का कितना हुआ? 500 2000 का कितना हुआ? अरे 25% यार, है ना। आपकी इनकम बढ़ गई 25%। आपकी इनकम कितनी बढ़ गई? 25%। मेरी इनकम कितनी बढ़ी? 200 की जगह हो गई 300, 100 रुपये बढ़ी ना, तो ये कितना बढ़ गई? 50%। तो आप देखो, अरे वाह, अगर आप कोई परसेंटेज की बात करें तो आप कहोगे सर की इनकम तो 50% बढ़ गई, मेरी इनकम 25% बढ़ी, लेकिन आप हाथी थे, मैं मेमना था। इसी को कहते हैं ना, अर्थव्यवस्था का आकार कितना बड़ा है। तो अगर अर्थव्यवस्था छोटी है तो वो बड़ी तेज़ी से कुलांचे भरती हुई दिखाई देगी, अरे इतना पैसा बढ़ गया, लेकिन अर्थव्यवस्था बड़ी है तो उसकी 3% की भी जो ग्रोथ होगी तो बहुत होगी। अर्थव्यवस्था छोटी है तो उसकी 20% की ग्रोथ भी जो होगी तो वो कम होगी। इसलिए जितने विकसित देश हैं ना, आप उनकी आर्थिक ग्रोथ देखोगे 3% बहुत अच्छी मानी जाती है। विकासशील देशों को कहा जाता है दौड़ो, कोशिश करो तो 10% या उससे ज़्यादा लेकर आओ, ठीक है ना। तो ये है आर्थिक वृद्धि दर। पता नहीं आपको समझ में आया नहीं आया, ठीक है ना। अच्छा, आर्थिक वृद्धि दर या ग्रोथ रेट आप समझ गए, जीडीपी ग्रोथ रेट। इससे होगा क्या? जब जीडीपी ग्रोथ रेट होगी तो इससे क्या होगा? क्या होगा इससे? शीतल एक बात बताओ, आज आपके घर की जो सालाना इनकम है 5 लाख रुपए, तो देखो आपके घर में आपकी पिछले साल इनकम थी सालाना 5 लाख, इस बार होगी 7 लाख या 8 लाख, चलो 10 लाख मान लेते हैं, वैसे इतनी जल्दी से होती नहीं है, चोरी चकारी करो तो हो जाएगी। तो आपकी इस साल इनकम हो गई 6 लाख रुपए, 1 लाख रुपए अतिरिक्त आपको मिल गए। लेकिन ये 1 लाख अतिरिक्त रुपये मिले ना, थोड़ी सी महंगाई भी बढ़ी है, महंगाई भी आ गई ना, तो आप समझ लें लगभग 60,000 रुपये अतिरिक्त आपको मिल गए। अब ये जो 60,000 अतिरिक्त आपको मिले हैं ना, इससे ये भी हो सकता है कि आप इसको फिर से इन्वेस्ट कर दो, चलो इन्वेस्ट करोगे, अगले साल फिर इनकम बढ़ेगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि आपके पास इतना पैसा हो जाएगा कि अब आप बेहतर खा सकेंगे, बेहतर पी सकेंगे, बेहतर पहन सकेंगे, है ना। पुराने ज़माने का टीवी, नया टीवी, 4G की जगह 5G, सिंपल फ़ोन की जगह स्मार्टफोन, आपका लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ेगा, ठीक है ना। अब ये जो आपने ज़्यादा खर्च किया ना, तो आपने ज़्यादा खर्च किया, आपने डिमांड को पैदा किया। इसका मतलब सीधा लब्बो लुभाव है, जब आपने डिमांड को पैदा किया तो आपने जब डिमांड को पैदा किया, चीज़ों की डिमांड बढ़ी, उनका प्रोडक्शन बढ़ा, व्यापार बढ़ा, कारोबार बढ़ा, है ना। अब जब चीज़ों का प्रोडक्शन बढ़ा तो उन चीज़ों को बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल है उसकी डिमांड बढ़ी। तो कहने का मतलब ये है कि जीडीपी जब बढ़ेगी, जब देश की अर्थव्यवस्था का आकार बढ़ेगा, देश में पैसा बढ़ेगा, तो मजदूर से लेकर के व्यापारी तक, चपरासी से लेकर मंत्रिमंडल सचिव तक, उसका फ़ायदा सभी को मिलेगा।
यानी खुशहाली आएगी। तो जीडीपी ग्रोथ रेट जो है अपने साथ बेहतर रहन सहन लेके आती है, बेहतर लाइफ जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो लेके आती है, रोज़गार पैदा करती है अपने साथ, गरीबी से लड़ती है, भूखमरी से लड़ती है, देश की सेहत को संवारती है, लोगों की सेहत को संवारती है, देश की अर्थव्यवस्था को संभालती है, देश के आर्थिक विकास को बढ़ावा देती है, विदेशी व्यापार को बढ़ावा देती है, दस्तकारी, कारोबार, शिल्पकारी, खेती, किसानी, बीमा, बैंक, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या सर्विस सेक्टर, क्या सभी को बढ़ावा देती है। देश का एक्सपोर्ट बढ़ता है, देश की करेंसी पावरफुल होती है और इसी के साथ साथ देश की अंतर्राष्ट्रीय मंचों पे भी उपस्थिति मजबूत हो जाती है, जैसे आज भारत की हो रही है G20 देखो जिसका प्रमाण आपने, है ना, ठीक है ना। तो जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ इमरान जी पता नहीं क्यों हंस रहे हैं, तो जीडीपी ग्रोथ रेट के साथ ये होता है, मैं समझ गया आप क्यों हंस रहे हैं। ओके, तो चलें भाई, कहाँ थे हम? तो देखो अब अब यहाँ पर ये तो हो गया भाई जीडीपी ग्रोथ रेट। आप लोग, मुझे उम्मीद है कि मेरे सामने ज़्यादातर समझदार लोग बैठे समझ गए होंगे। अब साइमन और कुजनेट्स 2 अर्थशास्त्री हैं, उन्होंने क्या है आर्थिक विकास और आय के बीच संबंध को बताया। देश का आर्थिक विकास जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे देश में जो लोगों के बीच इनकम का जो गैप है, मान लीजिए आप कमाते हैं 2000 रुपये, मैं कमाता हूँ 1000 रुपये, आप 5000 रुपये कमाती हैं तो आप 10,000, तो आप कमाते हैं 20,000, तो होगी नहीं आय की असमानता। और देखो कहाँ 20,000 कमाने वाला और कहाँ 2,000 कमाने वाला, होगी नहीं गंभीर आय की असमानता। अच्छा, यहीं पर जैसे कारोबारियों पर आरोप लगाते हैं कि भाई रिलायंस इतना कमा रहा, अडानी जी इतना कमा रहा। अरे भैया, उन्होंने दिमाग लगाया, पैसा पूंजी लगाई, उन्होंने पूरा का पूरा एक एम्पायर खड़ा किया। वो कोई एक दुकान नहीं है उनकी। हम लोग होते हैं ना, एक दुकान खोल ली, संतुष्ट हो गए, बैठ गए, है ना, पूरा परिवार उसी दुकान पर लगा पड़ा। और जब 5 बच्चे हो गए बड़े तो लट चल रहे हैं, दुकान तेरी या मेरी, मेरी या तेरी, बढ़ाने को नहीं सोचे। देखो आप देखो, कभी भी घर में जो झगड़े होते हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा है, हमेशा। किसी भी घर में, यहाँ तक कि आपकी कोई भी समस्या बता दो आप, उसके पीछे कहीं ना कहीं पैसा है, कहीं ना कहीं पैसा, समझ रहे ना। मैं जो 6-6 घंटे आपको पढ़ा रहा हूँ उसके पीछे ही पैसा है। मेरी समस्या क्या है, मैं 6-6 घंटे खड़ा हूँ, परेशान हो रहा हूँ, मुझे जाके के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देखना चाहिए, लेकिन मैं खड़ा हूँ, उसके पीछे पैसा, मैं और ज़्यादा कमाना चाह रहा हूँ, समझ रहे ना। तो हर समस्या के पीछे बालक, आप यकीन करना, कहीं ना कहीं पैसा है ना। ओके, तो हम लोग क्या है, हमारा ध्यान जो रहता है, एक मैनेजमेंट में होते थे टेलर, फ्रेडी डब्ल्यू टेलर, अब तो मर खप गए, लेकिन वो ने मैनेजमेंट का गुरु कहा जाता है। उन्होंने कहा था कि कंपनियों में जो झगड़े होते हैं, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो झगड़े होते हैं, वो झगड़े होते हैं लाभ के बंटवारे के। उन्होंने कहा आप ध्यान दो लाभ को बढ़ाने पर। किस पे? लाभ को बढ़ाने पे ध्यान दो, बजाय बंटवारे के। जब लाभ बढ़ेगा तो बंटवारा तो अपने आप हो जाएगा, कोई झगड़ा नहीं होगा बंटवारे का। तो उसी तरह से मान लीजिए आपका घर है, 2 भाई हो गए, आप बड़ा घर था, 2 भाई हो गए, बंटवारे हो गए, आधा आधा हो गया। अब आप लड़ रहे हो, इतनी तेरी इतनी मेरी, 1-2 इंच के लिए लड़ रहे, होता है ना सर, 2-2 इंच के लिए लड़ रहे हैं। लेकिन किसी भाई ने ये सोचा कि थोड़ी सी पड़ोसी खरीद लो या कोई प्लाट उधर खरीद लो, जिससे कि हमारी ज़मीन का आकार ना बढ़े। और अगर आपने आस पास घेर लिया, प्लाट बना लिया, भाई तू प्लाट वो ले ले, वो प्लाट तू ले ले, यार मैं तो इस कमरे से नहीं निकलूँ, मत निकल, दूसरे कमरे में चला जाऊँ, यार मैं तो इस घर से नहीं जा रहा, चल कोई नहीं ऊपर बना लेते हैं, तेल नहीं ऊपर बना होना सर। तो कहने का मतलब क्या है कि आप जो है एक थोड़ा सा संदेश दे रहा हूँ आपको, आप इनकम को बढ़ाओ, बंटवारे के लिए ना लड़ो। 10 एकड़ ज़मीन थी, 4 बेटे थे, 2.5 एकड़ रह गई, किसी ने सोची नहीं कि इसको और बढ़ा लो, है ना। हालांकि आजकल ज़मीन खरीदना बड़ा मुश्किल है, लेकिन सारे ज़मीन पे डिपेंड है, फिर तो कोई और कारोबार कर लो। किसी ने चक्की चला ली, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया, कोई नहीं, खेती की जरूरत ही नहीं। मुझे 3 एकड़ चाहिए, चल 3 चाहिए, चल तू 3.5 एकड़ ले यार, अरे चल वो वाला प्लॉट तेरा। भाई होते ना, सबसे ज़्यादा जरूरी क्या है, भाई है ना, सही कह रहा हूँ। तो अगर थोड़े बहुत एडजस्टमेंट भी करने पड़े तो करें, लेकिन जब दोनों ही कंगाल हों फिर क्या होगा, फिर तो लट चलेगा, है ना। इसलिए इनकम को बढ़ाओ बजाय बंटवारे के, है ना। देश में भी होना चाहिए, देश में भी होने, सरकारें ये तो करती हैं सबकी इनकम को बढ़ाओ, सबकी इनकम को बढ़ाओ, ताकि देश में खुशहाली आए, झगड़ा ही ना हो। आज भी जो अब हमारे यहाँ तरह तरह की, जैसे हमें वैसे कोई राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अक्सर जब हम पॉलिटिकल साइंस पढ़ते हैं ना, कि धर्म की राजनीति, क्षेत्र की राजनीति, जातिवाद की राजनीति, है ना, तो इन सब के पीछे क्या है, अगर ये राजनीति हो भी रही है इस तरह की, तो इस सब के पीछे क्या है, विकास प्रॉपर नहीं है। अगर चहुमुखी विकास हो, सभी का विकास हो, समावेशी विकास हो, तो कोई धर्म, क्षेत्र, राजनीति में जाति की बात करेगा ही नहीं, देश की बात करेगा। हमारी सरकार प्रयास भी कर रही है कि सभी का विकास हो, और वो है ना, वसुधैव कुटुंबकम, मोदी जी ने नारा दिया नहीं दिया, सबका साथ सबका विकास। उन्हें पता है ना, जब सभी का विकास होगा तो धर्म, क्षेत्र, राजनीति और जाति के मुद्दे जो हैं वो पीछे रह जाएंगे, है ना। हाँ चलें भाई, चलें भाई, आगे चलें। तो हाँ, तो अब मैंने बताया ना इनकम गैप,
लेकिन ये तो है ही। देखो एक आदमी ऐसा है जो दिन भर रिक्शा चला करके 500 रुपये कमा रहा, और एक आदमी AC रूम में बैठ के गार्डों के साथ दिन में करोड़ों रुपए छाप रहा। शाहरुख खान की एक फिल्म 1 हफ्ते में 1000 करोड़ दे गई, है ना, और वही एक आदमी जो है 10-10 रुपये को तरस रहा। तो इसे कहते हैं इनकम गैप। ये गंभीर इनकम गैप है। ये जो आय की असमानता है ये कम है। तो इसी आय की असमानता को कम करने के लिए सरकार जो टैक्स लगाती है, सुपर रिच टैक्स भी लगा देती है, ताकि जो लोग ज़्यादा कमा रहे हैं उनसे कुछ पैसा लिया जाए और उनको उन पैसे को किस पे खर्च किया जाए, गरीबों पे खर्च किया जाए। खैर वो चीज़ें अलग हैं। तो अब साइमन और कुजनेट्स ने एक ग्राफ दिया। ग्राफ ये था, उसने कहा, देखो उसने इधर एक्स एक्सिस पर कहा कि आपका क्या है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा, आर्थिक विकास आपका बढ़ रहा। इस लाइन को उसने पैमाना माना कि आपका आर्थिक विकास बढ़ रहा है। तो उस आर्थिक विकास के साथ साथ यहाँ पे लिखा है मैंने आय गैप या इनकम गैप। इनकम गैप पे क्या हो रहा है, इनकम गैप माने कम, सब ज़्यादा से ज़्यादा इनकम और कम से कम इनकम के बीच में कितना अंतर है। तो उसने कहा जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे इनकम गैप जो है वो बढ़ता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ी। आप देख रहे हैं ना, ये ग्राफ जो है ऊपर की ओर उठ रहा है ना, इधर आर्थिक विकास और इधर इनकम गैप है ना, इधर इनकम गैप। तो जैसे जैसे आर्थिक विकास बढ़ रहा है वैसे वैसे ये ग्राफ ऊपर की ओर उठ रहा। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक विकास के साथ किसी भी देश में इनकम गैप बढ़ता है, अमीर और गरीब के बीच की खाई बढ़ती है। लेकिन एक स्टेज के बाद जाकर के ये स्थिर हो जाता है। एक स्टेज के बाद जाकर के ये इक्वल ना लिख करके मुझे इसको लिखना चाहिए था स्थिर, यहाँ पर ये स्टेबल या स्थिर हो जाता। अब आर्थिक विकास के साथ जितना इनकम गैप होना था, अमीर गरीब के बीच जितनी खाई होनी थी हो चुकी, जैसा आज इंडिया में। अब हमारे बीच अमीर गरीब की खाई बढ़ रही है, घट रही है। अगर आप ओवरऑल देखोगे, मैं खुद ही हूँ, आज से 10 साल पहले मैं कुछ नहीं कमाता था, आज बहुत कुछ कमाता हूँ। मेरे आसपास मैंने देखे हैं, आज से 10 साल पहले वो साइकिल को तरसते थे, आज बुलेट पे घूम रहे हैं, इनकम बढ़ रही। अब ऐसा तो है नहीं कि हर कोई एकदम से करोड़पति हो जाएगा, है ना। तो एक स्टेज पे जाकर के ये इनकम गैप घटना या इनकम गैप बढ़ना, अमीर और गरीब के बीच की जो खाई वो बढ़नी रुक जाती है। अब जैसे आप आगे जाएंगे, अब और डेवलपमेंट होगा, जैसे अमेरिका जापान जैसे देशों में हो चुका है ना, हम भी उसी तरफ को बढ़ रहे हैं। अब जैसे जैसे ये डेवलपमेंट और होगा, आर्थिक विकास और बढ़ेगा, इनकम का जो गैप है या अमीर और गरीब के बीच की जो खाई है वो घटती जाएगी। एक स्टेज ऐसी आएगी कि वहाँ पर सारे अमीर हो जाएंगे, है ना, जितना जिसके मतलब जितना तुम्हारे पास है लगभग उतना ही मेरे पास है, लगभग उतना ही उसके पास है। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये इनकम गैप जो है वो खत्म हो जाएगा, अमीर और गरीब का कोई अंतर नहीं रहेगा। लेकिन ये कब आएगा कुछ पता नहीं अभी, है ना, ओके, ये कब आएगा कुछ पता नहीं। तो ये मॉडल किसने दिया था, साइमन और कुजनेट्स ने। कभी तो सीधी सीधी ये आ जाएगा आर्थिक विकास और आय इनकम के बीच, इनकम गैप के बीच में जो संबंध है उसका ग्राफ या उसका मॉडल किसने बनाया था, साइमन कुजनेट्स ने बनाया था। ग्राफ भी पूछ सकता है कि आर्थिक विकास बढ़ने के साथ पहले इनकम गैप बढ़ता है, फिर स्थिर हो जाता है और फिर घटता है ना। हाँ ठीक है। तो अब मैंने यहाँ लिखा सीधा संबंध उद्योग, रहन सहन, ब्रह्मांड, जीडीपी। तो ये चीज़ें मैं आपको बता चुका। जीडीपी अगर बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो जीडीपी में और रोजगार में सीधा संबंध होगा। रोजगार, कारोबार, देश के आर्थिक विकास में सीधा संबंध होगा। जीडीपी बढ़ेगी तो ये बढ़ेंगे, जीडीपी घटेगी तो ये भी घटेंगे, ठीक है साहब। अब उद्योग धंधे बढ़ेंगे, उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो हमारे रहन सहन का स्तर बढ़ेगा। सीधा संबंध मैंने हेडिंग डाला है, जीडीपी बढ़ेगी, सीधा उद्योग धंधे बढ़ेंगे तो हमारा रहन सहन बढ़ेगा। हमारा जो विनिर्माण यानी कि जीडीपी बढ़ेगी तो भी हमारा रहन सहन, रोजगार, व्यापार, कारोबार, देश में पैसे की मात्रा, विकास सब बढ़ेंगे, ठीक है ना। अब बात यहाँ पर आती है अर्थव्यवस्था के सेक्टर। अब हम थक गए बहुत ज़्यादा, अब हम आपसे मिलेंगे कल, ठीक है। तो इस क्लास में बस इतना ही, यहाँ से हम चलेंगे पार्ट 5 में। थैंक यू।